दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम नेहा क्षत्रिय है। मेरा जो चाइल्डहुड है, मेरा एजुकेशन है, वो मेरा महाराष्ट्र से हुआ है। मैंने जीडी आर्ट और साथों साथ मैंने डिप्लोमा इन आर्ट एजुकेशन किया है। और उसके बाद मेरा मैरिज राजस्थान में हुआ। मैं राजस्थान शिफ्ट हुई। मैं काफ़ी नियर अबाउट मैंने राजस्थान में 10-11 साल गुजारे हैं। और उस बीच मैं कह सकती हूँ कि अगर मेरी जन्मभूमि महाराष्ट्र रही तो मेरी कर्मभूमि राजस्थान रही है। राजस्थान ने मुझे काफ़ी कुछ दिया है। तो मेरी एक जो जर्नी, जो हम बात करेंगे अगर, तो जर्नी जो शुरू हुई है वो मेरी राजस्थान से शुरू हुई है, जो अब मैं महाराष्ट्र में वापस आके रुकी हूँ। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप सबके सवालों के भी जवाब दे सकूँ। मैं अपने आप को उस काबिल समझती नहीं हूँ, बट कोशिश ज़रूर करूँगी कि आपके हर सवाल का मैं जवाब दे सकूँ। सो मैंने शुरुआत की थी कॉलेज से। जब मैंने पहले बचपन से, अगर थोड़ा सा मैं थोड़ा बहुत ब्रीफ करना चाहूँगी बचपन को, क्योंकि एज एन आर्ट टीचर आज जब मैं बच्चों को देखती हूँ तो मैं कहीं ना कहीं कोरिलेट करती रहती हूँ अपने आप को और बच्चों को भी। क्योंकि एक आर्टिस्ट का, या कह लीजिए आर्ट टीचर का महत्व एक बच्चे की ज़िंदगी पे क्या होता है, बहुत फ़र्क डालता है, जो कि मैं आप सबसे आज डिस्कस करना चाहती हूँ। इसीलिए हम लोगों ने टॉपिक आज तक सुना होगा, अ जर्नी ऑफ एन आर्ट टीचर टू एन आर्टिस्ट, राइट। लेकिन अब मेरी जो जर्नी है वो थोड़ी सी रेसिप्रोकेट हो जाती है, एन आर्टिस्ट टू एन आर्ट टीचर। तो ये जो टॉपिक है, कह लीजिए कि ये हमने इस तरह से क्यों चुना, या मेरे नाम के आगे एक्सपेरिमेंटल आर्टिस्ट क्यों लगता है, तो उसके पीछे काफ़ी सारी कहानियाँ हैं। तो आज हम लोग वो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगी कि बचपन में मेरे ऊपर मेरी आर्ट टीचर का क्या इम्पैक्ट रहा। बच्चे में हर गुण होता है कि वो कलाकार बनना हर कोई चाहता है कि मैं अच्छा कला सीखूं, ड्राइंग करूं। बच्चा जब छोटा होता है, 5th क्लास तक के बच्चे जब होते हैं, तो माँ बाप बहुत बहुत ज़्यादा उनको मोटिवेट करते हैं कि बेटा बहुत अच्छी ड्राइंग करिए, आगे कीजिए और कीजिए और कीजिए। लेकिन जैसे जैसे बच्चा 6th में आता है, 7th में आता है, तो पेरेंट्स बोलते हैं बेटा पढ़ाई करो, ड्राइंग मत करो। तो ऐसे कुछ फेज़ मेरी भी ज़िंदगी में आए। लेकिन उस टाइम पे मेरे पेरेंट्स काफ़ी हेल्पफुल रहे। मेरा सराउंडिंग, मेरा पेरेंट्स, मेरे फैमिली, सब कुछ काफ़ी हेल्पिंग रहे। तो एजुकेशन के बारे में, आर्ट एजुकेशन, जैसे कि मैं पेंटिंग के लिए, हम तो डिप्लोमा कर रहे हैं, पर डिप्लोमा करने के बाद हमें क्या करना चाहिए, ज़रूर प्रकाश मैं आपको उसका भी जवाब दूंगी कि हमें पेंटिंग के बाद क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है प्रकाश कि हम पेंटिंग क्यों कर रहे हैं, हमारा उसके पीछे का मोटो क्या है, हमारा अर्निंग मोटो है या हमें अपने आप के लिए हम कर रहे हैं। पहले हमारा मोटो हमें आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं सबसे पहले यही कहूँगी कि अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं तो हमें पहले हमारा लक्ष्य डिसाइड करना है। जैसे कि मैंने बचपन में, मुझे सबने कहा तुम, काफ़ी लोग कहते हैं ब्रश को कुची बोलते हैं, तो तुम कुची पेंटर बनोगी क्या, मतलब घर पेंट करोगी क्या। मैंने कहा अगर मुझे वो भी करना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो मुझे इनर पीस दे रहा है। तो यहाँ से शुरू करी थी हमने कहानी। तो मैंने जब पेंटिंग करना चालू किया, काफ़ी लोग सपोर्ट में रहे, काफ़ी लोग सपोर्ट में नहीं रहे, क्योंकि आर्ट एक ऐसा फील्ड है जिसमें इनकम, आज की जो अगर हम सिनेरियो की बात करें तो यहाँ पे हम सिर्फ इनकम के बारे में सोचते हैं। और स्पेशली जब हम लड़कों के बारे में जब बात करते हैं तो लड़कों को तो अर्निंग सोर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लड़कियां एक बार को अर्न नहीं करें तो भी चलता है, तो इसलिए हम उनको एज एन हॉबी आर्टिस्ट कह लीजिए, लेकिन इसको एज एन करियर चूज करना ये बहुत बड़ा एक क्या कहते हैं एक्सपेरिमेंट मान लीजिए, इस तरह से हो जाता है लड़कों के लिए। तो मैंने मेरी आर्ट टीचर थी मिसेस कापसे, उनका आर्ट देख देख कर मैं काफ़ी एक्साइटेड होती थी। मुझे नहीं, और घर में मेरे भी आर्टिस्ट थे, मेरे फूफा जी आर्टिस्ट थे, तो मैंने उनके आर्ट देख देख के, मेरी दीदी कज़न सिस्टर है, बुआ के बेटे, वो भी आर्टिस्ट थे, तो मैं उन लोगों को देख देख के काफ़ी मोटिवेट हुई उस समय। फिर मेरे पेरेंट्स ने भी बोला कि भाई देखो तुम पढ़ना चाहती हो लेकिन तुम्हें पुणे जाना पड़ेगा। मैंने कहा कोई कोई दिक्कत नहीं है, आप जब पैशन फॉलो करते तो आप आगे पीछे नहीं सोचते, फिर आपको फिर वो फॉलो करना है। तो उस समय मैं उसे फॉलो करने में लग रही थी। फिर मैंने जीडी आर्ट किया, फिर मैं राजस्थान चली गई, फैमिली लाइफ सब कुछ बिजी हो गया, सब कुछ बिजी हो गया। फिर बेटे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फिर मेरे से आर्ट कहीं छूटता चला जा रहा था। धीरे 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 करते करते छूट गया आर्ट, और जैसे आर्ट छूट गया कहीं ना कहीं वो तकलीफ दे था,
कि जिस इंटेंशन से, जिस थॉट प्रोसेस के साथ मैंने लोगों से लड़के या जिस किसी से जो कुछ भी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव रहे, उसको भूल करके मैंने जब ये फील्ड चुना था, आज मैं उसी फील्ड को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ चुकी हूँ। तो वो मुझे कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंसिंग लग रहा था। अब मैं चाहती थी कि मुझे शुरू करना है। मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि आई विल बिकम एन आर्ट टीचर, और आर्ट टीचर बनने के बाद आई विल एन्जॉय दैट फेस। ये मैंने कभी भी नहीं सोचा था, क्योंकि बचपन से एक चंचल किस्म की लड़की रही हूँ। तो आर्ट टीचर मतलब एक बड़ा सोफेस्टिकेशन, बड़ा नोबल नोबल जॉब है वो काफ़ी। और मैं नोबेलिटी के ऊपर नहीं बोलूँगी, बट या मैं चंचल थी। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता था कि मैं एक टीचर के रूप में कोई मुझे देख नहीं पाएगा। तो मुझे उस समय थोड़ा सा कहीं ना कहीं ऐसा लगता था। बट मुझे शुरुआत, मेरा उस टाइम पे जो फोकस था वो ये था कि मुझे आर्ट शुरुआत करनी है। और मैं आर्ट कब और कैसे शुरू कर सकती हूँ, जब मैं किसी को पढ़ाऊँगी। नमस्ते विनय सर जी, गुड मॉर्निंग। तो वापस आते हैं हम टॉपिक पे। तो मैंने सोचा कि चलो हम एक काम करते हैं, आर्ट टीचर का जॉब अप्लाई करते हैं और देखते हैं। तो उस समय मेरा मोरल बहुत डाउन हो गया था। मैं सोचती थी कि जब मुझे ही नहीं आ रहा है तो मैं बच्चों को क्या पढ़ाऊंगी। आप एक कॉन्फिडेंस लेवल लूज कर जाते हैं। लेकिन आप अगर बॉर्न आर्टिस्ट हैं, या आपके अंदर वो बचपन से ही कुछ एक अलग तरीके का एक पैशन होता है, तो उसमें आप क्या करते हैं, उसमें आप आगे पीछे कुछ भी नहीं सोचते। उसमें आप ये सोचते हैं कि मुझे वापस इसमें आना है। तो मैंने वही किया, मैंने वापस स्टार्ट किया, पेंटिंग स्टार्ट करी। मैंने वापस बच्चों से सीखना शुरू किया। बच्चों को ज़रूर सिखाती थी, क्योंकि एक्सपीरियंस भी बोलता है। ठीक है, अब आपने भले ही काम बहुत टाइम से किया नहीं है, लेकिन आप चलना नहीं भूल जाते ना। आप बचपन में अगर चले हैं, सडनली आपके पैरों में तकलीफ हो गई, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ज़िंदगी भर नहीं चल पाएंगे। तो वही एक कॉन्फिडेंस लेके मैंने वापस से स्टार्ट किया। मैंने फिर से स्टार्ट किया, मैंने बच्चों को सिखाना चालू किया। मैंने एमपीएस में जॉब किया। फिर एमपीएस में जॉब करते वक्त मुझे जब बच्चों के अंदर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि जब हम, जैसे कि मैंने शुरुआत में एक बात कही थी कि बच्चों को हम 5th क्लास तक बहुत मोटिवेट करते हैं कि बेटा आर्ट करो, आर्ट करो, आपके अंदर कंसंट्रेशन आएगा। तो मेरा एक सवाल पेरेंट्स से है कि जब हम 6th में आ जाते हैं, बच्चे हमारे जब 6ठी में आ जाते हैं, 7वीं में आ जाते हैं, या 8वीं 9वीं कह लीजिए, एक्चुअल में जब उनकी मेच्योरिटी लेवल हो जाता है, तो हम उन्हें क्यों मना करते हैं कि आप पेंटिंग मत कीजिए। हम उस समय ये क्यों नहीं समझ पाते हैं, पेरेंट्स ये क्यों नहीं समझ पाते हैं कि जिस बच्चे को हमने वो कीड़ा छोड़ा है कि बेटा आर्ट कर, मैं सिर्फ ड्राइंग या पेंटिंग्स की बात नहीं करूँगी, मैं यहाँ पूरी कला की बात करूँगी। चाहे वो आर्ट हो, म्यूज़िक हो, डांस हो, कोई भी कला आप बात करते हैं, तो हमें ये चीज़ सोचना चाहिए कि हम बच्चों को जब बचपन से मोटिवेट किसी चीज़ के लिए करते, तो हम उनके बारे में, उन सब चीज़ों को लेकर उनके सपोर्ट में क्यों नहीं खड़े रहते। मैंने काफ़ी पेरेंट्स देखे हैं जो बहुत अच्छा सपोर्ट भी करते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते, बहुत पेरेंट्स मैंने ये देखे हैं जो सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन एट द एंड कहानी, जैसे कि अभी बोला गया कि भाई करियर में मैं डिप्लोमा कर रहा हूँ, तो आगे मैंने क्या करना चाहिए या मेरा फोकस क्या होना चाहिए। तो मैं इसके लिए यही कहूँगी कि भाई जब आप फोकस डिसाइड करते हैं, तो आप उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लीजिए। आप एक तो पहले आप अपना टारगेट फिक्स कीजिए, आप अर्निंग के लिए करना चाहते हैं या आप किस टॉपिक को लेकर के करना चाहते हैं, कि भाई आगे जाके मेरे को अर्निंग सोर्स भी हो, साथों साथ मैं बीइंग एन आर्टिस्ट भी ये रहूँ, क्या कहते हैं उसको, हम उसको कहते हैं ना कि सक्रिय रहूँ। यस, मराठी हिंदी वर्ड सक्रिय रहूँ, तो मैं सक्रिय रहूँ। तो वो चीज़ें हमें, अब जैसे हम लोग जर्नी की बात कर रहे थे मेरी, तो आई वॉज टेलिंग कि मैंने फिर फाइन आर्ट किया, फिर मैं राजस्थान आ गई, तो मैंने वहाँ से टीचिंग से स्टार्ट किया। फिर टीचिंग में करते करते काफ़ी अच्छा सा वापस मैं ट्रैक पे आने लगी धीरे धीरे धीरे। लेकिन मेरी पेंटिंग छूट चुकी थी, क्योंकि इनिशियली मैंने बहुत पेंटिंग्स करी, कॉलेज टाइम्स में एग्जीबिशंस करे, काफ़ी काफ़ी अच्छा सपोर्ट टीचर्स का रहा, फैमिली का रहा, सब कुछ रहा। लेकिन वो बीच में एक जो आप आर्ट छोड़ दिए, और वो गैप को कवर करना आपको था। तो उस समय मुझे फिर से एक बेस मिला। गुड मॉर्निंग ललित कुमार सर, कैसे आप?
बिल्कुल मैं आपको वेव करूँगी। थैंक यू विनय सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस के लिए। तो मैं कह रही थी कि हम लोग जब मैंने अचानक से मेरे एक दिन कॉल आता है मेरे एक दोस्त का कि भाई तुम पेंटिंग स्टार्ट करो, ड्राइंग करो करके। तो मैंने सोचा कि हाँ चालू करते, धीरे धीरे करते, शुरू तो करते कहीं ना कहीं। तो मैंने एक बच्चे की तरह फिर से ज़ीरो से स्टार्ट किया। मैंने वापस से अ, प्रकाश क्या बताऊँ, आप क्वेश्चन पूछिए प्लीज़। चलिए, आप मुझे जब तक ये क्वेश्चन डालते हैं तब तक मैं कंटिन्यू करती हूँ। आप बीच में इन बिटवीन भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं बस फिर मैंने जैसे ही पेंटिंग का स्टार्ट किया तो मुझे कहीं ना कहीं मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्टअप होते गया। लेकिन अब मैं एक मीडियम में खुश नहीं थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं और चीज़ों को भी सीखूं। क्योंकि आप जब एक बच्चे के साथ रहते हैं ना, बच्चा हर कुछ चीज़ सीखना चाहता है। तो मैंने बच्चों से सिर्फ एक ही बात सीखी कि आपके अंदर का जो बच्चा है आप मरने मत दीजिए, कभी भी मरने मत दीजिए। आपको लोग बोलेंगे कि भाई आप ऐसे इतने इमेच्योर हो, आपके अंदर मेच्योरिटी नहीं है, आप ऐसे हो वैसे हो। लेट देम स्पीक, क्योंकि आप उनके लिए नहीं हैं, आप अपने आप के लिए। आप अपने आप के लिए, आप अपने लिए जी रहे हैं। और जो बच्चा होता है ना, वो अपने आप के लिए जीता है हमेशा। और जब वो अपने आप के लिए जीता है, वो चीज़ों को एक्सप्लोर करता है, ढूंढता है, चाहता है कि मैं ये भी करूँ, मैं वो भी करूँ और मैं वो भी करूँ। और जब हम ये एटीट्यूड लेके चलते हैं कि मुझे सब कुछ सीखना है, जिस दिन आप ये एटीट्यूड लेकर ये सोच लिए कि मुझे सब आता है, आई कैन डू एवरीथिंग, दैट इज द एंड, दैट इज द एंड। मुझे अगर मैं भी ये सोच सकती थी कि भाई मैंने फाइन आर्ट किया है, मैंने जीडी आर्ट किया है, मैंने डिपेड भी कर लिया, ओ माई गॉड नाउ आई कैन बिकम एन गुड आर्टिस्ट। आई मस्ट से आई एम नॉट, मैं नहीं हूँ। क्योंकि अभी मेरे पास दुनिया में इतनी चीज़ें हैं जो मुझे सीखनी है। जैसे कि एक बच्चा होता है, बच्चे को सब कुछ सीखना होता है। उसको दौड़ना भी सीखना है, उसको ड्राइंग भी सीखनी है, उसको स्पोर्ट्स भी सीखना है, उसको सब कुछ सीखना है। तो मैं ये चाहती थी कि बच्चे, जब मैं स्कूल ज्वाइन किया, मैंने बच्चों को देखा कि मैं तो सिर्फ ड्राइंग करके दे रही हूँ, लेकिन बच्चा उसके आगे मुझे आइडिया बता रहा है कि मैम इसके आगे आपने ये कर सकते हैं। तो आपका पॉसिबिलिटीज ओपन हो गई, आपका दायरा खुल गया, आपका रास्ता खुल गया। लेकिन अगर मैं ये सोचूं कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मैं आर्टिस्ट बन के अगर मैं बोलूँ नहीं नहीं बेटा तुम गलत हो, तो मैंने अपने आप को ब्लॉक कर दिया। तो मेरा ये जो मेरे पास जो एक थॉट था कि मुझे बच्चों से सीखना है, मुझे बच्चों के साथ आगे बढ़ना है, शायद मुझे ये एक आर्ट टीचर बनने में बहुत मदद किया। क्योंकि मैं अपने आप को उन बच्चों के लेवल का मान के और उनकी चीज़ों को समझ के उनके साथ आगे बढ़ना चाह रही थी। तो मेरी जर्नी जो रही वो इस तरह से रही। फिर हम लोग, जैसे मैंने बताया, मैंने एमपीएस में जॉब किया। फिर एमपीएस में, दैट वाज अ बॉयज़ स्कूल। एक बड़ा अच्छा सा किस्सा शेयर करना चाहूँगी। दैट वाज माय फर्स्ट जॉब। मैं जब इंटरव्यू के लिए गई थी तो मैं काफ़ी मतलब यंग थी उस टाइम पे। और जैसे कि आप अभी कई लोग राजस्थान के जुड़े हुए हैं मेरे साथ, तो काफ़ी लोग उसमें से जानते होंगे कि एमपीएस उस टाइम पे बॉयज़ स्कूल हुआ करता था। तो मुझसे प्रिंसिपल ने बोला था, और मुझे सेकेंडरी की क्लासेस मिल रही थी, लाइक सेकेंडरी की क्लासेस तो ऑफकोर्स 6, 7, 8, 9, 10th आ जाता है, इसमें 11th भी आता है। तो उस टाइम पे एक होता है कि ये लड़की कैसे संभालेगी, तो वो अपने अंदर होता है। आज मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ जब मैं उन्हीं बच्चों को आर्किटेक्ट बनता हुआ देख रही हूँ, कोई अच्छे से फोटोग्राफी में है, कोई अच्छा आर्टिस्ट बन रहा है, कोई निफ्ट, कोई नाटक, सब कुछ अच्छा अच्छा, मतलब आई जस्ट फील प्राउड टू सी देम। एंड वेन दे आप जब वो आपको रिकग्नाइजेशन देते हैं, जब आपके पास मैसेजेस आते हैं कि मैम वॉट एवर आई एम जस्ट बिकॉज ऑफ यू, तो एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती है कि हाँ, आप अगर सिर्फ आर्टिस्ट होते तो शायद आप सिर्फ अपने आप के लिए करते। लेकिन आज मैंने आर्टिस्ट से एक आर्ट टीचर की जर्नी जब मैंने तय करी, तो मैंने अपने आप के लिए नहीं तो मैंने दुनिया के लिए भी कुछ किया, और उस दुनिया ने मुझे रिकग्नाइज किया। तो मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि जब बच्चे कहते हैं कि हाँ मैम। और दूसरा, हम एक आर्टिस्ट है तो आर्टिस्ट का दिल बहुत इमोशनल, बहुत सेंसिटिव होता है। वो दिल से करता है, हर चीज़ वो दिल से करता है। गुड मॉर्निंग सेना, कैसे हो सेना? बढ़िया। प्रवीण गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू सो मच।
तो जब अब हम आर्टिस्ट जब दिल से कोई भी काम करते हैं तो वो हमेशा बहुत अच्छी तरह से होता है। तो वही एक जो एटीट्यूड रहता है, और दूसरा एक सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट मैं अगर कहूँगी आर्टिस्ट का, तो वो ये होता है कि आर्टिस्ट हमेशा रिस्क लेने के लिए आगे रहता है। मतलब उसको ये नहीं रहता कि मेरा आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, बट लेकिन एक दौर ऐसा भी आता है आर्टिस्ट की ज़िंदगी में, लाइक हम जब 30, 35, 40 के अराउंड हम क्रॉस करने लग जाते हैं, तब हमें एक जिम्मेदारियों का जो एहसास होता है कि हम उस समय में आके, हमारे पास कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास काम है, कभी हमारे पास काम नहीं है, तो ऐसे में हम क्या करें। तो मैं इसीलिए आप सबको एक ही, महेश सर गुड मॉर्निंग, इसमें आपका भी बहुत बहुत सहयोग है, क्योंकि आप बहुत अच्छी तरह से जो बच्चों के लिए आर्ट एजुकेशन के लिए जो सबके लिए लड़ रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो वन वेरी गुड पॉइंट, आई मस्ट से। आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स अलॉट। आपके जो एफर्ट्स जो है टीचिंग के लिए, आर्ट एजुकेशन के लिए, या उसको बढ़ावा मिलने के लिए, तो वो बहुत बहुत सराहनीय है। गुड मॉर्निंग दिनेश जी, गुड मॉर्निंग जतीन जी। सो मैं यही कहना चाह रही थी कि कलाकार और कला शिक्षक दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। हम कलाकार जब बन जाते हैं तो हमारा एक मोटो ये भी होता है आर्ट टीचर बनने के लिए कि हम अर्निंग चालू करें उससे, कि हमारा साइड बाय साइड अर्निंग। मैंने इसी इंटेंशन से किया था, मैं ऑनेस्टली बताऊंगी, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। मैंने जब शुरुआत की थी तो मेरा फर्स्ट फोकस ये था कि मुझे अर्निंग भी करनी है इससे, कि जिससे मेरे पास पैसा आए और मैं वो पैसा मेरे कला में लगा सकूं। तो ये हमारा एक थॉट प्रोसेस ज़रूर होता है कोई भी कलाकार टीचर जब बनता है तब, क्योंकि उसको उसका परिवार भी चलाना है। क्योंकि आर्टिस्ट को अभी जो आर्ट सिनेरियो जो चल रहा है मार्केट में, या तो हम अपने अपने वालों को ही प्रोत्साहन देते हैं, या तो हम दूसरे उनको प्रोत्साहित करते हैं जिनसे हमें कुछ प्रॉफिट हो। मैं कंट्रोवर्सी वाली बात नहीं कर रही हूँ, बट एक क्लियर सी, आप ये अंदर ही अंदर हर इंसान जानता है अच्छे से। तो मैं ये चाहती हूँ कि इंसान इन सब चीज़ों को समझे कि कला और कलाकार, ये दोनों जो चीज़ें हैं ये बहुत आपस में जुड़ी हुई है, और हमें इस चीज़ को जानना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें, आज हम अपने आप को डेवलप कर रहे हैं तो हम कलाकार कहला रहे हैं, लेकिन जब हम हमारी वजह से किसी दूसरे को डेवलप करते हैं तो हम कला शिक्षक कहलाते हैं। सो मैं बस यही कहती हूँ कि काफ़ी सारे किस्से हैं ज़िंदगी में। इसमें मेरे ऊपर एक ये भी लिखा हुआ है कि एक्सपेरिमेंटल आर्टिस्ट, तो मेरे ऊपर वो एक्सपेरिमेंट, आज कल हमारी बात हुई थी टीसी सर और मेरी कि नेहा तुम्हारे ऊपर टैगलाइन क्या दे, आर्टिस्ट में कौन सा आर्टिस्ट। तो मैंने कहा, कुछ नहीं बोला मैंने, तो टीसी सर ने मुझे सीधा बोल दिया टीसी सर मुझे बोले कि नेहा एक्सपेरिमेंटल आर्टिस्ट दे दो। मैंने कहा बिल्कुल दो, 100% एकदम सूटेबल है मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंटल आर्टिस्ट। एक्सपेरिमेंटल आर्टिस्ट इसलिए है क्योंकि मेरे सामने मुझे जो काम मिला मैंने वो काम किया। मैंने कभी इफ़ और बट नहीं किया कि मुझे, अरे मैं एक्रेलिक नहीं कर सकती, मैं वाटर कलर नहीं कर सकती, मैं ऑयल कलर नहीं कर सकती, तो वो चीज़ मैंने कभी मेरे दिमाग में लाई नहीं। मैं हमेशा ये सोचती रही कि जो भी मैं कर रही हूँ आई कैन गिव माई बेस्ट, अगर मैं बेस्ट दूंगी तो मेरे बच्चे बेस्ट देंगे। तो मेरे दिमाग का हमेशा थॉट ये रहा कि इफ़ आई एम बेस्ट आई कैन ब्रिंग बेस्ट फ्रॉम अदर्स। सो दैट वॉज माई ऑलवेज अ थॉट। और मैं बच्चों को, हम जैसे मैंने अभी बोला कि हम कलाकार हैं, कलाकार भगवान की दया से उसके ऊपर हर तरह की कृपा होती है। और अगर मैं बोलूँ, अगर इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में भी अगर मुझे क्लियर करना रहे तो मैं ये कर सकती हूँ कि एक कलाकार जब अपनी कला को बनाता है या तैयार करता है, उस समय उसका पूरा फोकस वो होता है। तो जब हमें कई लोग बोलते हैं हमें मेडिटेशन करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, कंसंट्रेशन बढ़ता है, लेकिन मैं बोलती हूँ आप आर्ट कीजिए, आपका कंसंट्रेशन लेवल अपने आप बढ़ जाएगा। क्योंकि आपको ऑब्जर्वेशन, आपका कंसंट्रेशन, आपकी परफेक्शन वाली जो ज़ील है, आपका जो परफेक्शन लाना है मुझे, वो वाला जो एक क्या कहते हैं जिद है, वो भी आती है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, आर्ट को आप जितना अच्छा करने की कोशिश करने जाते हैं, तो आपके अगर अंदर से वो फीलिंग है, वो प्योरिटी है, प्योरनेस है,
तो वो ऑटोमेटिक आप हर चीज़ को सीखना चाहेंगे। जैसे कि मैंने बोला, बच्चे सीखना चाहते हैं, तो हमें भी जब हम बच्चे बनते हैं, जब हमें बच्चों जैसा फीलिंग आती कि मुझे ये भी सीखना है, मुझे वो भी सीखना है, तो हम लोग नया नया सीखने का कोशिश करते हैं। आप में से कोई भी बीच में आप मुझसे प्लीज़ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू आर्यन, थैंक यू फॉर बेस्ट विशेस। अरुण थैंक यू एंड गुड मॉर्निंग। सो आप लोग प्लीज़ मुझसे बीच बीच में क्वेश्चंस पूछते रहिए, मेरे से रिलेटेड, मेरे लाइफ से रिलेटेड। मैं आपको बिल्कुल आंसर देना चाहूँगी। रूपा जी, मैं एक्चुअली महाराष्ट्र से हूँ और अभी मैं पुणे में हूँ। मैं पुणे से आप लोगों के सामने लाइव आई हूँ। सो आप लोग मुझसे प्लीज़ क्वेश्चन कीजिए, सो हम लोग एक बड़ा अच्छा सा इंटरेक्टिव सेशन कर सकते हैं, है ना। जतिन जी थैंक यू सो मच, जैसे हमारे साथ हुआ। जतिन जी, मैं इस पे आपको ज़रूर एक गाइड कर सकती हूँ। देखो, नेपोटिज्म अभी जो हम एक वर्ड बहुत मार्केट में चल रहा है, तो मैं इसमें एक बात बोलना चाहूँगी कि इंसान अपने रास्ते खुद निकालते हैं। तो हमें हर जगह नेपोटिज्म है, ऐसा नहीं है। अब टीचिंग फील्ड में भी नेपोटिज्म है। हम जिसमें भी बात करें, अगर आप ये देख लीजिए कि जॉब करते हैं, साइंस टीचर स्पेशली हमेशा फेवर में आती है। आर्ट टीचर हमेशा, स्कूल का सारा काम आर्ट टीचर करेंगी, बट एट द एंड आर्ट टीचर के पास काम कभी नहीं होता, ऐसा सबका कहना होता है। तो वो जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत गलत है, हम सब जी जानते हैं। लेकिन उसमें से आपको अपने आप को किस तरह से बेस्ट साबित करना है। मैं काफ़ी सेकेंडरी टीचर्स से भी मिली अभी इन दिनों, काफ़ी हमारे इंटरएक्टिव प्रोग्राम्स भी रहे आर्ट टीचर्स के। तो मैं जो चीज़ समझ पाई हूँ वो ये कि आर्ट टीचर खुद भी ग्रो नहीं करना चाहते। दे नेवर वांटेड टू बी अपडेटेड इन द प्रैक्टिकल फील्ड। हमारा एक नेचर होता है, जैसे कि मैंने बोला, आर्टिस्ट बहुत इमोशनल, बहुत सेंसिटिव होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन हमें साथों साथ उतना ही प्रैक्टिकल रहना बहुत ज़रूरी है इस दुनिया में, एटलीस्ट इस दुनिया में। तो नेपोटिज्म जब बात आती है, तो आपको वहाँ पे अपने आप को बेस्ट प्रूव अपने को करने, अपने हाथ में है। कई बार ऐसा होता है कि आपको अपनी इम्पोर्टेंस खुद दिखानी पड़ती है। तो मैं ये ज़रूर चाहूँगी कि मैम, मुझे पेंटिंग का शौक़ नहीं है, पर मुझे बहुत अच्छी पेंटिंग बन जाती है, ऐसा क्यों? प्रवीण, ये शौक़ की बात नहीं होती, कुछ आपके अंदर गॉड गिफ्ट भी होता है। तो भगवान ने आपको कला बहुत अच्छी दी होगी, क्योंकि आपके घर में कोई होगा, जिनेटिक्स हो सकते हैं। लेकिन एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर आपके अंदर कला है, तो कला से आप क्या अपने लिए अच्छा कर सकते हैं, ये आप ज़रूर सोच सकते हैं। मैम, आप अपने बारे में बताएं, आपने क्या पढ़ा है? अंजलि जी, मैंने जीडी आर्ट और साथ में डिप्लोमा इन आर्ट एजुकेशन किया है, और प्लस मैं 8 साल हो गए मुझे, 8 साल से मैं एज एन आर्ट टीचर वर्क किया। अभी राइट नाउ पिछले 6-7 साल से आई एम एन HOD फॉर आर्ट डिपार्टमेंट इन स्कूल। लाइक अर्लियर आई वॉज इन जयपुर, आई वॉज इन जानकी देवी, एंड टुडे राइट नाउ आई एम वर्किंग विद अक्षरा इंटरनेशनल, विच इज़ इन वाकड़ हियर इन पुणे। सो दैट इज़ माई प्रोफाइल। सो और भी क्वेश्चंस? थैंक यू सो मच विनय सर। मैम, हम बिना डिप्लोमा किए हुए आर्ट गैलरी में सिखाते हैं, पर बिना डिप्लोमा किए हुए हमें क्या करना होगा मैम? प्रकाश, एक बहुत अच्छा सवाल है एक्चुअली, ये बहुत अच्छा सवाल है कि डिप्लोमा किए हुए भी हम आर्ट गैलरी में पढ़ा रहे हैं। अभी एक रिसेंट एग्जांपल दूंगी। अभी काफ़ी सारे मैंने, मतलब इनिशियली मैं बहुत सारे एग्जीबिशंस वगैरह करती थी। अभी फ़िलहाल मैंने एग्जीबिशंस रोक रखे, क्योंकि मैं जो फाइंड आउट कर रही थी वो ये फाइंड आउट कर रही थी कि काफ़ी, जैसे कि आज मुझे आर्टिस्ट बनने का बहुत मन था, मतलब एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैं अपनी बात नहीं कर रही। तो मुझे आर्टिस्ट बनने का बहुत मन था, लेकिन मैंने क्या किया, मैं जस्ट बिकॉज ऑफ सम रीजंस, मैं मेरी फैमिली रिलेशंस बोल दीजिए, या मेरी फैमिली के प्रेशर के अंडर कह लीजिए, जो कुछ भी रीजंस की वजह से मैंने क्या किया, मैंने आर्ट फील्ड को साइड में रख दिया। और मैंने क्या किया, मैंने इंजीनियरिंग कर ली, मेरा एक बहुत अच्छा सा मैंने अर्निंग सोर्स स्टार्ट कर लिया, मैंने बहुत अच्छा अर्न कर लिया, सब कुछ कर लिया। लेकिन मुझे उसके बाद कहीं ना कहीं मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मुझे अब क्या करना चाहिए, मुझे आर्ट करना चाहिए। ठीक है, तो मुझे जब आर्ट करना चाहिए, मुझे ऐसा लगा, तब तक के आर्ट सिनेरियो चेंज है। मतलब अब मैंने एज एन हॉबी आर्टिस्ट मैंने स्टार्ट कर दिया। तो डिप्लोमा और मुझे नहीं लगता कि ये डिग्री, डिप्लोमा ये सिर्फ आपको जॉब करने में हेल्प करती है, क्योंकि ये डिप्लोमा, डिग्री, ये सारी जो चीज़ें हैं
वो सिर्फ वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस में ही मांगी जाती है। लेकिन अगर आपके अंदर, अब मैं जैसे विजय विश्वाल जी की बात करूँगी, बहुत अच्छे कलाकार, मतलब मैंने, आई एम जस्ट डाई हार्ड फैन ऑफ हिम, वाटर कलर आर्टिस्ट है। तो उन्होंने डिप्लोमा, मुझे उनके बारे में ज़्यादा पता नहीं, मैं सिर्फ उनके आर्ट का बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, तो मुझे उनके बारे में ज़्यादा डिटेल भी पता नहीं। वो हमारे कला चर्चा टीम के सदस्य भी हैं, बिल्कुल। तो मैं जब उनको देखती हूँ तो वो ही इज़, आई थिंक रेलवे में उन्होंने कुछ वर्क किया, लेकिन उन्होंने अपना पैशन फॉलो अप किया। अब एज एन रिनोन्ड आर्टिस्ट वो अपने आप को एक यहाँ पे ये कर चुके हैं। तो डिप्लोमा होना नहीं होना, मेरे अकॉर्डिंग टू मी, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट अनलेस एंटिल यू डोंट हैव एनी टारगेट्स फॉर फ्यूचर। तो आई होप मैंने आपके सवाल का ठीक ठाक जवाब दिया होगा। मैम मुझे पेंटिंग का शौक, ये तो मैंने आंसर कर दिया है। मैं और क्वेश्चंस के भी जवाब देना चाहूँगी। मैम वाटर पेंटिंग और ऑयल पेंटिंग में से ज़्यादा बेसिक कौन है? डिपेंड्स प्रवीण कि आपका पसंद क्या है। जैसे अब मैंने वाटर कलर भी, वाटर पेंटिंग जो है वाटर कलर्स की, तो वो मुझे ज़्यादा पसंद आती क्योंकि उसमें मुझे सिर्फ पानी लेना पड़ता है, एंड आई जस्ट वांट टू गो विद द फ्लो, एंड आई लाइक व्हेन इट स्प्रेड्स। पानी के अंदर जब कलर फैलता है तो वो बहुत प्यारा लगता है। तो मेरा उसका एक्सपीरियंस अलग है और ऑयल पेंटिंग का एक्सपीरियंस बहुत अलग है। ऑयल पेंटिंग जब हम यूज़ करते हैं तो वो सबसे पहले हमें ये चीज़ जाननी ज़रूरी है कि वाटर कलर ट्रांसपेरेंट होते हैं, ऑयल कलर्स ओपेक होते हैं। तो दोनों की प्रोसीजर, यूजेज दोनों का बहुत डिफरेंट है। तो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स कि आप किस तरह से। बेसिक्स अगर मैं बात करूँ तो बेसिक्स में आपको सबसे पहले बोलूँगी कि अपना बेसिक एलिमेंट्स ऑफ आर्ट और प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन से आप क्लियर कीजिए, उसके बाद हम कलर्स पे पहुँचते हैं। तो इस तरह से हम अपना बेसिक्स क्लियर करते हैं पहले। गुड मॉर्निंग निरुपमा जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। मैम मैंने कोई कोर्स नहीं किया है पर मुझे एक आर्टिस्ट बना है, क्या करें? अच्छा, ओके, यू वांट टू बिकम एन आर्टिस्ट, अंजलि, राइट? सो अंजलि जी, मैंने कोई कोर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आर्ट अगर आप देखें तो दो तरह के होते हैं, एक यूज़फुल आर्ट एंड दूसरा जो होता है वो होता है फाइन आर्ट। तो हमें ये डिफरेंट चीज़ों को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, हमारे कंसेप्ट क्लियर करने बहुत ज़रूरी है। मैंने जैसे बोला कि टीचिंग में आने के बाद मेरे खुद के कंसेप्ट बहुत क्लियर हुए, क्योंकि कॉलेज लेवल में हमारा मेच्योरिटी लेवल बहुत डिफरेंस हो जाता है, और हमारे जो टीचर्स होते हैं वो हमें ये कंसिडर करते हैं कि हम एक मेच्योर स्टूडेंट आए हुए हैं, क्योंकि हम टीनेज क्रॉस कर चुके होते हैं उस टाइम पे। तो वो मेच्योरिटी की वजह से हमें जो नॉलेज मिलता है वो हमें उस लेवल का मिलता है। लेकिन हमारा प्राइमरी लेवल जो है, जैसे कि जिसको हम बोलते हैं ग्रामर, अगर बोले इंग्लिश की लैंग्वेज में, तो हमारा ग्रामर कच्चा रह जाता है। हम कला बहुत सुंदर बना लेते हैं, लेकिन हमारी कला के पीछे के उद्देश्य हमारे को क्लियर नहीं होते। तो मैं तो ये मानूंगी कि हम किस उद्देश्य से काम कर रहे हैं, हमें ये सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी, अपने आप के बारे में। तो हम पहले वो जानेंगे। We share your personally, okay, how we can follow you, okay, so you can just follow me on my page, and you can take link from TC sir also. So any questions please ask. मैम अच्छी पेंटिंग का जब एस्पेक्ट नहीं रखता हूँ तब अच्छी पेंटिंग बन जाती है। प्रवीण, मे बी उस टाइम पे तुम दिल से काम करते होंगे, आप शायद दिल से काम करते होंगे उस समय कि जब पेंटिंग के बारे में अगर मैं बोलूँ तो पेंटिंग बनाते वक्त एक ठहराव का भी बहुत ज़रूरी है। कई बार हम ना फ्लो में काफ़ी से कलर्स, ऐसा लगता है अच्छा रेड भी डालूंगा तो अच्छा लगेगा, पीला डालूंगा तो भी अच्छा लगेगा। तो हमें एक ठहराव की बहुत ज़रूरत होती है कला में, कि मुझे शुरू तो किया है मैंने, कई बार ऐसा होता है कि मूड भी रुक जाता है हमारा, और अचानक से हमें लगता है हाँ ये कुछ तो भी खास बना हुआ है। तो उस समय भी आपके पर्सनली डिपेंड करता है प्रवीण ये पूरा। सो और कोई क्वेश्चंस पूछना चाहेंगे? नहीं तो मैं और आपको फिर और डिस्क्राइब करूँगी कि बच्चों के जीवन में कला क्या महत्व रखता है, या फिर बच्चे आगे जाके इसमें क्या कर सकते हैं। तो मैं आर्ट टीचर्स के लिए थोड़ा बहुत अपनी तरफ से एक सजेशंस कह लीजिए या बात रखना चाहती हूँ, वो कह लीजिए कि जब हम बच्चों को
पढ़ाना शुरू करते हैं, आर्ट पढ़ाना शुरू करते हैं, तो सबसे पहली मेरी एक रिक्वेस्ट है सब आर्ट टीचर से कि आप बच्चों से ये उम्मीद ना कीजिए कि बहुत अच्छा काम करे बच्चा। बच्चा अगर गंदा भी काम कर रहा है आप उसको अप्रिशिएट कीजिए, क्योंकि किसी के लिए भी, किसी भी एक इंसान की साइकोलॉजी बोलती है कि अगर आप उस बच्चे को एक शब्द भी अच्छा बोलेंगे तो उसको एक अंदर से पॉजिटिविटी मिलती है। मैंने मतलब जब मेरे पास 11th में एक दो बच्चे, कुछ ऐसे बच्चे भी आए थे जो कभी ज़िंदगी में ड्राइंग नहीं किया, जिनको मैं 6th क्लास से पढ़ाती थी लेकिन कभी उन्होंने ड्राइंग बुक में ड्राइंग तक नहीं की थी, लेकिन 11th में आके उन्होंने फाइन आर्ट एक ऐसा सब्जेक्ट, उसको उस सब्जेक्ट को एज ए सब्जेक्ट एक्सेप्ट किया। तो जब उस सब्जेक्ट को उन्होंने एक्सेप्ट किया तब उसका रीज़न ये था कि कहीं ना कहीं मैंने पॉजिटिव वर्ड्स उनके मन में 6-7 साल से डाल रही हूँ कि नहीं, यू कैन गो इट, यू कैन डू इट, आगे जाके तुमको इसमें ये करियर है। तो हमें बच्चों को पहले तो काउंसिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसके आगे तुम्हारे पास फ्यूचर क्या है। आप अगर पीछे देख पा रहे होंगे तो वो भी मेरी पेंटिंग है, वाटर कलर में मैंने कर रखी है। एक ये मेरा नया काम चालू है जिसके ऊपर मैं अभी काम कर रही हूँ, जो क्या कहते हैं उसको, रामायण की सीरीज़ के ऊपर है। मैं थोड़ा सा फेमिनिस्ट टाइप की मान सकते हो आप हूँ, तो उससे रिलेटेड कुछ पेंटिंग बना रही हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे राम, रावण और सीता जी का है, तो इसमें कुछ मैंने एस्पेक्ट्स डाले हैं। तो मैं ज़रूर, और भी आप मेरे फेसबुक पेज पे भी जा सकते हैं, वहाँ पे भी देख सकते हैं। मैंने वॉल पेंटिंग्स की है। अभी अगर मेरा वर्क प्रोफाइल देखा जाए तो मैंने जयपुर में हैकेथॉन हुआ था, तो मैं, मेरे साथ और 3 आर्टिस्ट फ्रेंड्स थे, हम लोगों ने मिलके जयपुर में हैकेथॉन में 3D पेंटिंग्स की थी, एंड वी वर फर्स्ट हु डिड द 3D पेंटिंग इन राजस्थान। एंड हम लोगों ने जयपुर में जो सिटी हमारा जो वॉल सिटी है, तो उसमें भी हमने पूरा दिवाली के आसपास पूरा पेंटिंग किया था। तो स्ट्रीट पेंटिंग्स हमने काफ़ी सारी करी है। फिर मैंने ग्लास पे, कांच के ऊपर भी एक स्कूल का प्रोजेक्ट लिया था जिसमें पूरा ग्लास के ऊपर इनामल पेंट से पेंट किया था। और मतलब मैंने इसीलिए शायद टीसी सर ने मेरा नाम रखा एक्सपेरिमेंटल आर्टिस्ट। बेसिकली अगर मुझे पर्सनली, अभी जैसे एक क्वेश्चन पूछा है मुझसे किसी ने, आई थिंक इट्स आर्यन, या तो एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग क्या है, तो मैं, एब्स्ट्रैक्ट इज़ माई पर्सनल लव, लाइक आई मस्ट से पर्सनल लव इसलिए है एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग, क्योंकि जो चीज़ मेरे सामने है वो तो मैं बना सकती हूँ, लेकिन जो चीज़ मेरे सामने नहीं है उसे मुझे अपने थॉट से निकालना है, तो वो मेरे लिए एक डिफरेंट टास्क है। तो मैं उस टास्क को जब मैं प्रिपेयर करती हूँ या बनाती हूँ तो वो मुझे अलग अलग खुशी देता है, क्योंकि मेरा जो मानना है कि लेकिन इसके भी आगे एक प्रोसीजर है कि हमने रियलिस्टिक करना पहले ज़रूरी है, फिर हम एब्स्ट्रैक्ट की तरफ आते हैं। हॉकी आरती स्टोर किसी अच्छे आर्टिस्टिक कॉपी करना सही है क्या? गलत है। परशुराम, यस, परशुराम जी, मैं इसमें थोड़ा सा अलग मेरा थॉट प्रोसेस है। मैं आर्टिस्ट के पेंटिंग्स देखती हूँ बट मैं कॉपी कोशिश करती हूँ कि कम ही करूँ, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि जब हम, अभी जैसे मैं आपसे जो कुछ भी बोलूँगी तो आपके दिमाग के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे ही हम नए बहुत सारे पेंटिंग्स देखते हैं, मेरे पास 4 आर्टिस्ट अगर है, मैं 4 आर्टिस्ट की अगर पेंटिंग्स देखूंगी तो उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट मेरे माइंड पे आएगा, तो मैं मेरी ओरिजिनलिटी कहीं ना कहीं ख़त्म करती जाऊंगी। तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं देखूँ, समझूँ, टेक्निक समझूँ, लेकिन उसको फॉलो नहीं करूँ, क्योंकि अगर मैंने उनको फॉलो कर लिया तो मैं कहीं ना कहीं, मेरे अंदर उनके अंश है लेकिन मुझे वो अंश नहीं, तो मैं मेरा क्या नया करूँगी। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं उस चीज़ को थोड़ा सा साइड में रख के मैं अपना थॉट प्रोसेस से, अपने नए काम से दूसरे के लिए क्या रख सकती हूँ सामने एग्जाम्पल, तो मैं कोशिश वो करती हूँ। कुछ इम्पॉर्टेंट थिंग्स बता दीजिए। और ग्लास पेंटिंग, इम्पॉर्टेंट थिंग्स मतलब आप मुझसे प्लीज़ क्वेश्चन कीजिए, जैसे भी आप मुझसे जो कुछ भी जानना चाहते हैं। जैसे कि अभी मैंने एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग के बारे में बोला, तो एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग जो है वो डायरेक्टली आप डायरेक्ट एब्स्ट्रैक्ट पे नहीं आते कभी भी, क्योंकि आपको मूर्त रूप जानना ज़रूरी है, उसके बाद वो अमूर्त होता है। इट मीन्स फर्स्ट आप यू नीड टू नो द रियलिस्टिक। आपको अगर ग्लास का शेप ही नहीं मालूम तो आप ग्लास को मॉडिफाई कैसे करेंगे? तो आपको पहले ओरिजिनलिटी पता होना चाहिए, तथ्य पता होना चाहिए। तथ्य पता होने के बाद आप उसमें कुछ वेरिफिकेशन का, मतलब
कुछ नयापन ला सकते हैं, कुछ उसमें नया चीज़ें बाहर निकाल के ला सकते हैं। तो आपको पहले इस तरह से आगे से चलना है। और भी कुछ पूछना चाहेंगे? मेरा जो आज का जो इंटेंशन है इसमें आने का, लाइव आने का, उसका मुझे सिर्फ एक ही इंटेंशन है कि मैं चाहती हूँ कि हम बच्चों को आगे से आगे मोटिवेट करें। देखिए, करियर वो क्या चूज़ करते हैं दैट इज़ कम्प्लीटली अप टू देम, बट हम जब बच्चों को मोटिवेट करती है कि हमें आर्ट में आगे जाना है, या फिर आर्ट, हमें उनको ये बताना ज़रूरी है कि हमें आर्ट में से क्या क्या मिलता है। और अगर आज के एजुकेशन का सिनेरियो आप देख रहे होंगे, काफ़ी लोग मेरे ख्याल से टीचर्स भी होंगे इसमें से जो आर्ट का सिनेरियो स्कूल में देख रहे होंगे कि एक आर्टिस्ट सिर्फ एक डेकोरेशन करने वाला इंसान बन के रह गया है। उसको सब्स्टिट्यूशन मिल जाते हैं, उसको क्लासेस जो मिलती है, तो क्लासेस में जाके बच्चे आधे सामान लाएंगे, आधे सामान नहीं लाते हैं, उसका प्रेशर भी अलग से रहता है आर्ट टीचर के ऊपर। तो मैं यही चाहती हूँ कि हम बच्चों को उस तरीके से मोटिवेट करें कि बच्चा आर्ट को बहुत पॉजिटिव वे में ले, और उसको ये समझाया जाए कि आप जो दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ रहे हैं तो आर्ट में वो सारे सब्जेक्ट आते हैं। बच्चे मुझसे सवाल पूछते जब मैं उनसे कहती हूँ कि बेटा वॉट एवर यू आर स्टडिंग, आर्ट इज़ द बेस ऑफ एवरीथिंग। तो बोलते मैम कैसे? मैंने कहा इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज, हिंदी इज़ अ लैंग्वेज, या और भी कोई अगर लैंग्वेज की बात करें हम, तो वो लैंग्वेजेस अपने आप एक कॉन्वर्जेशन के लिए हमें काम आती है जब हम एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद अगर हम ज्योग्राफी की बात करें, हिस्ट्री, आर्ट इज़ हैविंग अ वेरी ब्रिलियंट हिस्ट्री, लेकिन फ़र्क ये है कि आप अगर हिस्ट्री की बुक्स पढ़ेंगे तो आपको एप टाइम से लेकर के, मतलब आदि मानव के ज़माने से लेकर के, जब भाषाएं नहीं होती थी, जब लैंग्वेज नहीं थी, तो शुरुआत कला ने ही करी है। पहले गुफाओं में आदमी जो थे, आदि मानव जो थे, वो दीवारों पे ब्रश से, कूंचे से एक अपनी, मतलब ये मेरा ड्वेलिंग प्लेस है, तो अपना अपना वो एक ड्राइंग करके छोड़ देते थे, तो कोई और उसके अंदर आ नहीं सकता था। तो दैट इज़ ऑल्सो एन आर्ट। टूल्स जो बनते थे जो भी शिकार करने के, तो दैट वॉज ऑल्सो एन आर्ट। तो ये सारी कला से ही शुरू हुई है, जिंदगी ही कला से शुरू हुई है। मैं एक बार, आर्ट टू आर्ट टीचर, व्हाट इज़ योर पर्सपेक्टिव फॉर फ्यूचर? My perspective for future is definitely I want to bring more and more positive people. I must say कि मैं बच्चों के अंदर वो एक कला को लेकर के एक, कहते हैं ना, पॉजिटिविटी, मैं वो लाना चाहती हूँ। मैं कला का सिनेरियो थोड़ा सा चेंज करना चाहती हूँ यहाँ पे कि आगे जाके जो लोग बोलते हैं कि कला में फ्यूचर नहीं है, तो मैं वो फ्यूचर वाला जो एक मैसेज है वो गलत साबित करना चाहती हूँ कि हर फील्ड में फ्यूचर है। तभी आज उस ज़माने में कलाकार शुरू हुए थे, आज भी कलाकार हैं। और मैं तो देख रही हूँ आजकल कि इफ़ आई ओपन माई फेसबुक, मुझे आधे लोग तो कलाकार ही दिख रहे हैं, और अभी तो खैर कोरोना के चक्कर में तो वैसे ही सारे कलाकार बन ही रहे। तो मैं ये बोलती हूँ, आई फील रियली प्राउड एंड वेरी हैप्पी दैट क्रिएटिविटी इज़ कमिंग आउट। तो मेरा आर्टिस्ट, मतलब मैं आर्टिस्ट तो हूँ कि मुझे मेरी पेंटिंग्स बनानी है, मैं वो अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए कर रही हूँ, लेकिन एक आर्ट टीचर के रूप में मुझे मेरे बच्चों को उस कला में से सीख के मैं उनको क्या ज़्यादा से ज़्यादा दे सकती हूँ, वो मेरा फ्यूचर पर्सपेक्टिव रहेगा। मैम हम बहुत सारा पेंटिंग बनाए हैं, आपको शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल प्रकाश जी, आप बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। हसन अहमद जी, या एनीथिंग अबाउट ग्लास पेंटिंग, बाकी मैं कर लूँगा, जस्ट बेसिक थिंग्स। हसन जी, ग्लास पेंटिंग बहुत अलग अलग मीडियम से भी होती है, वाटर बेस्ड भी होती है, ऑयल मतलब वाटर बेस्ड भी होता है ग्लास पेंटिंग। इट डिपेंड्स, पहले तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपको परमानेंट वाला चाहिए या किस तरीके का। अगर आप कहीं क्या कहते हैं, कमर्शियल वर्क ले रहे हैं, तो कमर्शियल वर्क में हम इनेमल पेंट यूज़ करते हैं जो कि बहुत जल्दी से स्लाइड करता है। तो आपको ऐसे समय में थोड़ा सा केयरफुल रहना होता है कि हम एक तो केरोसिन से ब्रश साफ करते हैं, वो थोड़ा सा ऑलरेडी लिक्विड होता है, तो जब हम पेंट करते हैं तो उस समय देखना है कि वो ड्रिप नहीं करे बस, और एक क्लोथ हमेशा साथ में रखना है। व्हाट इज़ योर व्यूज़ अबाउट आर्ट इंटीग्रेशन प्रोग्राम? इट्स एक्चुअली अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, आई मस्ट से, क्योंकि आर्ट इंटीग्रेशन प्रोग्राम जो हो रहा है उससे एक तो बच्चों को कंप्लीटली आर्ट का, क्या कहते हैं, एक मिल रहा है, प्लेटफॉर्म मिल रहा है, प्लस उनको समझ मिल रही है सबसे पहले कि बड़ा अच्छा उनको आगे करने का है। तो अभी तो फ़िलहाल मैं यही बोल सकती हूँ।
मैम आर्टिस्ट कौन है? कोई पेंटर होता है, कोई डांसर होता है, कोई सिंगर होता है, तो कोई आर्टिस्ट। डांसर होता है। आर्टिस्ट मतलब कलाकार होता है, कलाकार में वो डांसर पेंटर सब होता है। क्योंकि देखो मैंने जैसे बोला अभी, यूजफुल आर्ट और फाइन आर्ट दो तरह के आर्ट्स होते हैं। आप अगर कुकिंग बोलो तो कुकिंग इज ऑल्सो एन आर्ट। टू रिपीटेटिवली डू समथिंग इज एन आर्ट। एक्चुअली ये डेफिनेशन है कला की। आप रेपिटेटिवली जब कोई भी चीज़ को मास्टर्स कर लेते तो वो बेसिकली ये है, क्या कहते हैं, कला ही है। तो मैं कला के बारे में यही कहना चाहूँगी कि कलाकार जो जो चीज़ को उत्तीर्ण कर जाता है या उसमें एक्सपर्टाइज कर जाता है तो वो कला हो जाती है। जैसे कुकिंग हो गया, डांसिंग हो गया, म्यूजिक हो गया, ये सारी चीज़ें आर्ट में आती। लेकिन अब इसमें दो तरह के, जैसे मैंने बोला, एक यूजफुल आर्ट और एक दूसरा हो गया कमर्शियल आर्ट। सॉरी, यूजफुल आर्ट और फाइन आर्ट। तो फाइन आर्ट जो हम खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं, और यूजफुल आर्ट जो कि कमर्शियल आर्ट। जैसे कि आपने अगर मुझे पेंटिंग दे दी, बोला नहीं मैम ये बना दीजिए मेरे लिए, तो मैं आपके खुशी के लिए बनाऊंगी, मैं मेरे खुशी के लिए नहीं बनाऊंगी ना, आपके लिए है वो काम किया हुआ। तो दैट इज कॉल्ड यूजफुल आर्ट, जो कि कला है। हॉबी आर्टिस्ट को अच्छी आर्टिस्ट कॉपी करना सही है या गलत? बिल्कुल ज़रूरी है। हॉबी आर्टिस्ट को ज़रूरी है बिल्कुल अच्छी आर्टिस्ट को कॉपी करना, क्योंकि आपने देखा होगा कि हम ग्रेड 5 तक, पाँचवीं कक्षा तक हम बच्चों को कॉपी वर्क ही देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको उस समय उनकी जो मेच्योरिटी लेवल होता है आर्ट को लेकर के वो इतना स्ट्रांग नहीं होता है। तो हम कोशिश करते हैं कि पहले उनको कॉपी वर्क्स दें। कॉपी वर्क देने के बाद जब उनका हाथ सेट हो जाता है कि हाँ अब वो ड्राइंग अच्छा सा कर सकते हैं, तो उस समय हम क्या कर सकते हैं, जब उनका ड्राइंग अच्छा इंप्रूव हो गया, क्योंकि कॉपी वर्क करने से ही इंप्रूव होता है। हमने भी बचपन में बहुत कॉपी वर्क किए, बहुत ज़्यादा। हमारी आर्ट टीचर ने हमें कॉपी वर्क ही कराया, लैंडस्केप्स, पोर्ट्रेट्स या फिर पोस्टर पेंटिंग्स, जो भी कराया हमसे, हमने सारा कुछ उसी को किया। लेकिन एक समय के बाद आप क्या करते हैं, एक समय के बाद धीरे धीरे सबसे पहले हम उनको थ्योरेटिकल नॉलेज देते हैं। हम लोगों ने आजकल ये बंद कर दिया है। हम लोग क्या करते हैं, स्कूल में बुक्स लगा तो देते हैं, आर्ट की बुक्स लगा देते हैं कि हाँ भाई हमने कीर्ति पब्लिकेशन लगा दिया, हमने मिलेनियम लगा दिया, हमने सब बुक्स लगा दी। लेकिन हम क्या करते हैं, बीइंग एन आर्ट टीचर, एज वी डोंट हैव टाइम, हमारे पास टाइम नहीं रहता, आर्ट टीचर्स के पास बहुत कम टाइम रहता है। हम ये कोशिश करते हैं कि प्रिंसिपल ने बोला है हमें कि सिलेबस कंप्लीट करना है, तो हम उसमें लग जाते हैं। तो हम कोशिश क्या करते हैं, हम कोशिश ये करते हैं कि फटाफट बच्चे कॉपी कर ले। हमारा उसमें से 10 अच्छे बच्चे रहेंगे, 10 अच्छे बच्चों की ड्राइंग दिखा देते हैं उनको, और उनको दिखाने के बाद हम खुश, प्रिंसिपल खुश। लेकिन उससे क्या होता है कि बच्चों के कंसेप्ट क्लियर नहीं होते, और बाय द एंड ऑफ द 10th, आप जब 9th-10th में बच्चे आते हैं उनको पता ही नहीं होता आगे वो अच्छा आर्टिस्ट होगा भी, तो वो आर्ट फील्ड से चूक जाता है। तो हमें वो चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि हम बच्चों को, आई एम टोटली कन्फ्यूज, आर्ट एंड क्राफ्ट में जाऊँ या नहीं? स्वाति जी, पहले तो आपकी मुझे एज नहीं मालूम, आप बड़े हैं छोटे हैं, तो मैं आपको बस, अगर कॉलेज लाइफ में हैं तो अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि आर्ट में जाऊँ या क्राफ्ट में जाऊँ, तो मैं तो बोलूँगी कि आपका जो कंसर्न है, आप जहाँ पे सोचते हो कि ये मुझे, इसमें मैं ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर सकती हूँ। सी दिस, अभी जो हमारा जो सिनेरियो चल रहा है ना दुनिया में, इट इज़ ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंटिंग, मोर एंड मोर एक्सपेरिमेंटिंग। जितना आप एक्सपेरिमेंट करेंगे उतना आप नया कुछ बाहर निकाल के लाएंगे। तो मैं ये बोलूँगी कि आप सबसे पहले अपने आप का एनालाइज कीजिए, अपने आप को एनालाइज कीजिए कि आप आगे जाके क्या करना चाहती है, आप उसमें कितना एक्सप्लोर कर सकती है। अगर आपको लगता है आप क्राफ्टिंग में बाहर कुछ रोज़ नया निकाल के ला रही है और आर्ट में कम निकाल के ला रही है, देन आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि आप यू आर अ क्राफ्ट्समैन, सो गो फॉर दैट। मैं और क्वेश्चंस काफ़ी सारे आगे हैं। आप प्रैक्टिकल बात कर रही हैं, जो कि अच्छी बात है। बाकी ज़्यादातर लाइव में आर्टिस्ट सिर्फ ज्ञान देते हैं जिसे वो खुद फॉलो नहीं करते। दुर्गेश जी, थैंक यू सो मच। बट मैं एक, जो मेरा एक, आप में से काफ़ी लोग मुझे बहुत, एक मिनट, मेरे ख्याल से ये वीडियो, या आप देख पा रहे हैं मेरे ख्याल से, हाँ। जैसे आप में से कई लोग मुझे जानते भी हैं, मैं बहुत साफ बोलने वाली हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अगर मैं दुनिया में, मेरा जन्म हुआ तो मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ दे के जाऊँ। मेरे पास चाहे 10% का नॉलेज रहेगा, लेकिन मैं 10% के नॉलेज को भी मैं चाहती हूँ कि मेरे 10% के नॉलेज से किसी और को
उसका फ़ायदा हो। मैं ये नहीं चाहती कि मेरी कला, मेरा नॉलेज मैं अंदर दबा दबा के और ऊपर लेके चली जाऊँ। मेरे को वो कलाकार, अब मेरे जो मैंने टीचर्स से सीखा है, मैंने यही सीखा है। काफ़ी टीचर्स बहुत सपोर्ट किए मुझे, तो मैंने उनसे हमेशा यही सीखा कि भाई हम दुनिया में देने के लिए आए, कलाकार देने के लिए होता है। आप दीजिए, आप जितना देंगे आपको उस बदले में उतना मिलेगा। तो आप कोशिश कीजिए कि दे और दे। क्या मैं अपनी हाँ प्रकाश जी, बिल्कुल आप दे सकते हैं, मैंने बोला। एक और क्वेश्चन है मैम। मैम आर्ट एंड स्किल्स में कोई डिफरेंस होता है? बिल्कुल होता है। आर्ट आर्ट जो होती है ना, वो आप रिपीटेटिवली करते हैं। इट्स एक्चुअली आर्ट और स्किल का ना, दोनों का कॉम्बिनेशन मैं बोलूँगी मेरे अकॉर्डिंग, कि क्योंकि क्या होता है, स्किल्स जो होती है वो भी डेवलप करना होता है, आर्ट भी डेवलप करना होता है। देखो गॉड गिफ्ट ज़रूर होता है, गॉड गिफ्ट सब में होता है। कला, देखो भगवान सबको एक जैसा दिमाग दे के भेजता है, बस सबकी इंटरेस्ट लेवल कहीं ना कहीं अलग हो जाते हैं। कोई साइंस में इंटरेस्टेड रहेगा, कोई आर्ट में, पेंटिंग में। लेकिन आर्ट और साइंस का बड़ा अच्छा कोरिलेशन है, बहुत अच्छा कोरिलेशन है, लेकिन हम लोग उस चीज़ को समझ नहीं पाते, वो बात अलग है। लेकिन डेफिनेटली आर्ट को आप जितना करोगे, आप स्किलफुल आर्ट करेंगे। स्किलफुल इट मीन्स कि आपको अगर टेक्निकल नॉलेज है तो डेफिनेटली इट विल ऑटोमेटिकली बिकम अ स्किल। तो आप उसको जब रिपीटेटिवली डेवलप करना चाहेंगे, उसके ऊपर मोर ऑन मोर वर्क करेंगे, तो बिल्कुल आप उसमें एक्सपर्टाइज हो जाते हैं। आर्ट को अगर करियर बनाना है तो क्या स्टेप्स लेने चाहिए? मोनिका जी, आर्ट को अगर करियर बनाना है तो स्टेप्स, जैसे मैं जब से एक एक सेंटेंस काफ़ी बार बोल चुकी हूँ कि हमें हमारा कंसेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। कि सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि मुझे आर्ट में भी बहुत सारे हैं वैराइटीज़। लाइक मैं पेंटिंग के इसके मतलब हमारे आर्ट करियर के बारे में बात करूँ, जैसे पेंटिंग हो गया, स्कल्पचर हो गया, या कमर्शियल हो गया, तो सबसे पहले मेरा इंटरेस्ट क्या है, मेरा अर्निंग इंटरेस्ट है, या मेरा पीस इंटरेस्ट है, या मेरे पास सेटअप क्या है मेरे, वो भी बहुत इंटरेस्टेड है चीज़, कि आगे जाके मेरे को क्या सेटअप मिलने वाला है। अब जैसे आप लोगों ने देखा होगा, डॉक्टर के घर में ही डॉक्टर जन्म लेते हैं। उसका रीज़न ये है कि पिताजी डॉक्टर होते तो उनको पता रहता है मेरे बेटे को भी मुझे आगे वही दुकान चलवाने देनी है। हम खुद तो कलाकार बन जाते हैं, हम कभी हमारे बच्चों को कलाकार नहीं बनने देते। तो ये शुरुआत हम ही से है, हम आर्टिस्टों से ही शुरुआत है। हम ही आपस में एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि हमने वो चीज़ भुगती हुई होती है कि अरे मेरे पास तो अर्निंग सोर्स नहीं था, मैं, मेरा परिवार नहीं। हम लोग आर्टिस्ट जो था ना, वो दोनों तरफ से ये होता है, ही इज़ नेवर सेटिस्फाइड एंड ही इज़ ऑलवेज सेटिस्फाइड। दोनों चीज़ें उसके साथ, वो अपनी कला से सेटिस्फाइड है, लेकिन दुनिया ने उसकी कला को अप्रिशिएट नहीं किया या उसके पैसे नहीं मिले, तो वो अपने आप को लेकर के डिससेटिस्फाइड है। तो वो जो कंसेप्ट है, पहले वो हमें हमारे साथ, हमारे बारे में क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। समथिंग, जस्ट गिव मी 1 मिनट, ये कुछ हुआ है या सॉरी मैम, बट मैं जैसे ही स्क्रीन को टच कर रही हूँ कुछ ना कुछ हो रहा है, सॉरी, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। बट मुझे आपका इंट्रोडक्शन नहीं मालूम, प्लीज़ अपना। अभी जैसे हमारे पास 102 लोग ज्वाइन हो चुके हैं, मैं एक और बार अपना देना चाहूँगी इंट्रोडक्शन से। कलाकार, बिल्कुल, शिक्षक की यात्रा में आगे क्या है, मैं बिल्कुल अब एक बार मैं दोबारा से अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। मैं नेहा क्षत्रिय, जैसे कि अभी काफ़ी लोग हमें ज्वाइन कर चुके हैं, 102 के करीब लोग ज्वाइन कर चुके हैं। मैंने अभी तक काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करी है आर्ट को लेकर के, या फिर मेनली जो मेरा उद्देश्य रहा है, मे बी वो ये रहा है कि मैं चाहती हूँ कि कला को एक नई जगह मिले, नया एक आयाम मिले, या बच्चों की ज़िंदगी में उससे उससे रिलेटेड काफ़ी पॉजिटिविटी आए। तो मुझे बस 1 सेकेंड दीजिए, ये कुछ ग्लिचेस। प्लीज़ मुझे कोई एक थम्स अप दे दीजिए। मैं आप सबको नज़र आ रही हूँ, प्लीज़ एक बार मुझे कोई थम्स अप दे दीजिए तो मैं थोड़ा सा समझ पाऊँगी, क्योंकि काफ़ी ग्लिचेस बीच में डिस्टर्बेंसेस क्रिएट किए।
सुमन जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, थैंक यू सो मच विनय जी। हाँ टीसी सर, अब वो कुछ ग्लिचेस आ रहे थे, पता नहीं कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, तो कुछ समझ नहीं पा रही थी कि अचानक से वीडियो वगैरह सब ऑफ हो गया था। मैं मेरा जो इंट्रोडक्शन दे रही थी, मैं बस एक मेरा शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ कि मैं एक कलाकार, मैंने जीडी आर्ट किया है, मैंने डिप्लोमा इन आर्ट एजुकेशन किया है पुणे से, भारतीय विद्यापीठ से। उसके बाद मैंने राजस्थान में, मेरा क्या कहते हैं, कर्म भूमि रही है मेरी राजस्थान। और जहाँ से मैंने काफ़ी पेंटिंग्स एग्जिबिट किया। मैंने जयपुर में कला चर्चा के द्वारा भी मैंने 2-3 एग्जीबिशंस किए हैं, दिल्ली में किया है, फिर पुणे में भी किए हैं एग्जीबिशंस एक दो। तो मेरा ये वर्क प्रोफाइल रहा। फिर उस बीच कुछ फैमिली, क्या कहते हैं उसको, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से आर्ट करियर थोड़ा सा ब्रेक लग गया था, जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस लेवल लो हुआ, और उसकी वजह से फिर मैंने टीचिंग फील्ड में पैर रखा। और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि जब हम एक कलाकार होते हैं तो हम बहुत अलग होते हैं, और एक कला शिक्षक होते हैं तो हमारी जिम्मेदारियां बदल जाती है। और उन जिम्मेदारियों को जब मैंने समझने की कोशिश करी एक बच्चे के नज़र से, कि उसे कितनी ज़रूरत है एक कला शिक्षक की, और एक समझ, मतलब कहते हैं ना कि कलाकार की ज़रूरत नहीं है, उसे कला शिक्षक की ही ज़रूरत है। हमें ये फ़र्क जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कलाकार अपने आप में परिपूर्ण होता है, वो सब कुछ जानता है, सब कुछ कर पाता है, लेकिन जब वो एक बच्चे के साथ उसका कला शिक्षक बन के जब बात करता है या उसके साथ समय व्यतीत करता है, तब वो बच्चा और आप खुद भी समझ पाते हैं कि कई चीज़ें आज भी हमें उन बच्चों से सीखने लायक है, और कई चीज़ें बच्चे हमें सिखा भी देते हैं। तो इसलिए मैंने मतलब आर्ट टीचर बनना चूज़ किया। उसके बाद मेरी आर्ट टीचर की जो जर्नी रही वो 8 साल की रही, जिसमें मैंने मेरे ख्याल से 2 या 3 साल के अंदर मुझे एचओडी पोस्ट मिल गई। वो तो भगवान की कृपा मानूंगी, या फिर यस, मेरा नाम नेहा क्षत्रिय है। तो मैं बस यही चाहूँगी कि हम बच्चों की साइकोलॉजी, मेंटालिटी और इन सबको मद्देनज़र रखते हुए, प्लस हमें पेरेंट्स को, सबसे पहले जो हमें पेरेंट्स को काउंसिल करना बहुत ज़रूरी है कि आने वाले समय में आप अगर एक सेफ्टी पिन की भी बात कर ले, तो सेफ्टी पिन से लेकर के आप हेयर पिन तक के, आपको हर चीज़ नए तरीके से चाहिए। इट मीन्स आई वॉन्ट इट डिफरेंट। तो ये आई वॉन्ट इट डिफरेंट वाला कंसेप्ट है ना, वो आर्टिस्ट लाता है मार्केट में, वो अपने आप कहीं से चल के नहीं आता है। तो आपको ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि ये आई वॉन्ट डिफरेंट आपके बच्चे से भी आ सकता है। तो आप पहले तो आप अपने बच्चों को मोटिवेट कीजिए। बच्चे का इंटरेस्ट क्या है वो एक अलग बात है, कि हाँ बच्चा आगे जाके उसको, मैं बच्चों को स्कूल में एक बात बोलती हूँ कि आप बेटा ड्राइंग करो। मैं आपको ये नहीं बोल रही कि आप अच्छा ड्राइंग करो या आपको आगे जाके आर्टिस्ट बनना है। आपको आर्टिस्ट नहीं बनना है, क्योंकि आपके अपने अपने फ्यूचर डिसाइडेड है, आप डेस्टाइंड हो, आपको इसमें कुछ भी ये नहीं करना है। लेकिन जब बच्चा ड्राइंग करता है, उसका कंसंट्रेशन लेवल क्लियर होता है, उसका मेडिटेशन होता है। जब वो बच्चा मेडिटेशन करता है तो वो अपने आप को एक्सप्लोर करता है, उसकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स इम्प्रूव होती है, जो कि उसको आगे जाके अपना करियर डिसाइड करने में हेल्प करती है, क्योंकि तब उसके पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बातें मिल जाती है उसको साथ में। कि भाई अगर मैंने अभी जैसे एस दयाल आर्टिस्ट, इन्होंने ये क्वेश्चन पूछ रहे कि मैम आई एम कंफ्यूज्ड आर्ट एंड क्राफ्ट। तो मैं ये बोलूँगी कि आर्ट एंड क्राफ्ट में कन्फ्यूजन की कोई बात ही नहीं है। आर्ट इज़ कम्प्लीटली ड्राइंग एंड पेंटिंग्स, एंड क्राफ्ट इज़ कम्प्लीटली टेक्निकल। अगर हम बोले तो उसमें थोड़ा सा पेशेंस लेवल कम हो जाता है क्राफ्टिंग में। उसमें जब आप ओरिगामी वगैरह करते हैं तो तब ज़रूर डेफिनेटली पेशेंस लेवल, आपको यू नीड अ पेशेंस लेवल। लेकिन व्हेन यू टॉक अबाउट कटिंग पेस्टिंग थिंग, तो इट्स लाइक अ क्विक थिंग, आप फट से कर लेते कोई भी चीज़। आप यह मैम, स्टोन से स्कल्पचर बनाते समय लिप्स नहीं बनते हैं।
प्रवीण, इस सवाल के लिए तो मैं बिल्कुल एक ही जवाब दूंगी कि स्टोन से जब आप लिप्स बनाने की कोशिश करते हैं तो पहले तो आपको ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत ज़रूरी है, और उसका स्किलफुल कैसे आप कटिंग कर सकते हैं और कहाँ से आपको एजेस रब करके उसको, मतलब आप अगर जब उसको ये करते हैं, क्या कहते हैं, स्मूदन करते हैं, तो आपको वो पहले चीज़ तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि आपका लिप किस तरह से बन रहा है, और कंपेयर करना पड़ेगा आपको दोनों चीज़ों को कि कौन सा सही बन रहा है और कौन सा गलत। तो वो आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ जाएगा। और हाँ, मैं बता रही थी कि बच्चों के लिए आर्ट का महत्व, आप एक आर्ट टीचर हैं अगर, तो आप खुद ही वो ज़ील, वो ताकत बच्चों में ला सकते हैं, और बच्चों को आप ये भी बता सकते हैं कि इससे आपको आगे जाके कलाकार बनना है, ये नहीं है। आप अपना फील्ड खुद चूज कर सकते हैं, लेकिन कला आपको ये मार्गदर्शन देगी कि आप किस चीज़ में उत्तीर्ण कर सकते हैं। इट मीन्स आप कहाँ पे एक्सेल कर सकते हैं, क्योंकि इंसान का कलाकार जो होता है ना, वो यहाँ से बहुत स्ट्रांग होता है, उसके टारगेट, उसके फोकस बहुत क्लियर होते हैं, क्योंकि उसकी इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग होती है। आप समझ रहे हैं मेरी बात, कि इमेजिनेशन जब हमारी बहुत स्ट्रांग होती है तो हम चीज़ों को दोनों पहलू देखते हैं कि अगर ये गड़बड़ हुआ तो इसमें क्या मैं कर सकता हूँ सही, और जो चीज़ गड़बड़ हो, जो चीज़ सही चल रही है, इसको मैं और अच्छा कैसे कर सकता हूँ। तो ये जो माइंड जो होता है ना, वो बहुत स्ट्रांग होता है, भयंकर स्ट्रांग होता है। तो और ये स्पेशली कलाकार का बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि वो आप जब पेंटिंग करने बैठते हैं ना, तो आप ये सोचते हो कि मुझे करना क्या है, आप ये सोचते हो मुझे करना क्या है। जैसे कि अभी ये मेरे को एक पेंटिंग, मैं आप पीछे देख पा रहे होंगे शायद, थोड़ा मैं क्लोज करती हूँ, अभी मैंने ये कंप्लीट नहीं किया है, मैंने एक फर्स्ट कोट में काम चल रहा है मेरा इसका। तो अगर ये पेंटिंग देख पा रहे हैं, तो इस पेंटिंग को जब मैंने बनाया तो मेरे दिमाग में एक बिल्कुल ब्लैंक था, क्योंकि मेरा कैनवास खाली था। तो बच्चा भी एक कैनवास की तरह होता है, वो बिल्कुल खाली होता है। तो बच्चे को एक खाली कैनवास की तरह आप देखेंगे ना, तो आप उसमें जो डालेंगे वो बच्चा निकालेगा बाहर। आप बच्चे में कला मत डालो, आप बच्चे में पॉजिटिव एनर्जीज डालो, वो अपना डेस्टिनी खुद डिसाइड करेगा। आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि सारी दुनिया कलाकार बन जाए, नहीं, बट आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप बच्चे को वो दिशा दो जहां से वो अपनी दिशा खुद चुन सके। आप समझ रहे इस चीज को? तो बच्चों को दिशा दीजिए, बच्चों को पूरा कलाकार बनाने की कोशिश मत कीजिए, मेरा ये मानना है। बाकी सब यहाँ पे दिग्गज लोग हैं, काफ़ी दिग्गज लोग हैं जिनसे मैंने भी बहुत कुछ सीखा है, मैं आज भी सीख रही हूँ, काफ़ी मुझसे छोटों से भी सीख रही हूँ, मैं सबसे सीखना चाहती हूँ। तो अगर आप अपने अंदर ये एटीट्यूड लेके चलेंगे कि मुझे सब कुछ सीखना है, तो डेफिनेटली आपके लिए रास्ते कभी भी बंद नहीं है। मैंने अपने आप को शून्य से शुरू किया था, और आज वापस मैं यहाँ से शून्य से शुरू कर रही हूँ, और बिल्कुल कोशिश करूँगी कि आगे भी बच्चों के लिए अच्छा कर सकूँ, और माँ बाप को सबसे पहले काउंसिल कर सकूँ कि बच्चे आगे जाके हमारा फ्यूचर है, और हम उनके लिए बहुत अच्छी ज़िंदगी दे सकते हैं। आप जितना उनमें पॉजिटिव एनर्जी डालेंगे, आपको रिवर्ट में उतना ही पॉजिटिव मिलेगा। और हमें उनको ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना आप ऑब्जर्वेशन स्किल्स के ऊपर वर्क करेंगे अपने खुद के और बच्चों के, तो वो आपको इंसान आइडेंटिफाई करने से लेकर के आपका करियर चूज करने में, सब में आपको बहुत हेल्प करेगा। बिजॉय जी, आई थिंक आपने कुछ बंगाली में लिखा है, सॉरी, मैं अगर आप मुझे या तो हिंदी में या इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देंगे तो मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगी। उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये जो आज का फेसबुक सेशन रहा है, लाइव रहा है, हालांकि ये मेरा पहली बार है फेसबुक लाइव, तो मैंने कोशिश करी है कि मैं आप सबके सवालों के जवाब दे सकूं। बिल्कुल प्रकाश जी, अभी आप अगर मेरे मेरा एक फेसबुक पेज भी है नेहा नाम से, तो आप वहाँ पे भी मेरी कुछ वॉल पेंटिंग्स है, कुछ मैंने राजस्थान के लिए जो काम किए हैं वो वर्क्स भी है। मैंने लास्ट 2 साल पीछे चॉकलेट के गणेश जी भी बनाए थे, स्कल्पटिंग भी की थी। तो मैंने मतलब हर मीडियम में, मोस्ट प्रोबेबली हर मीडियम में मैंने काम कर रखा। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे पीछे में, तो मेरा वो वाटर पेंटिंग है, और इधर जो है वो एक्रेलिक का पेंटिंग है, प्लस कुछ क्राफ्ट वर्क्स भी है यहाँ पे। तो अपने आप को लिमिट मत कीजिए। मेरा जो आखिरी में अगर एक चीज़ अगर मैं बोलना चाहूँगी तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने आप को किसी भी चीज़ में आप लिमिट मत कीजिए। जिस मिनट पे आप लिमिट कर देंगे अपने आप को, आपके लिए रास्ते बंद है।
अगर आप हर चीज़ को चैलेंज की तरह लेंगे कि नहीं ये मैं कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बिकम समथिंग। मैं तो बोलती हूँ आप बिकम समथिंग से अच्छा it will satisfy you from inside. As an art educationist, which options are there? Art educationist, you can go for like lecturership, you can go for teaching, you can join in academy. तो एजुकेशनिस्ट के लिए ऐसा ऐसा बहुत है, आपके लिए रास्ते खुलते जाते हैं। यू जस्ट आई मस्ट से लाइक मोनिका जी कि यू शुड लाइक स्टार्ट विद द टीचिंग प्राइमरी किड्स। मैंने प्राइमरी से स्टार्ट किया क्योंकि आपको धीरे धीरे समझ में आता है कि हर उम्र की ज़रूरत अलग है, उनका समझदारी का लेवल बहुत अलग है, उनका नीड बहुत अलग है, हर बच्चे की ज़रूरत अलग है। आप अगर पूरी क्लास में देखोगे, अगर 60 बच्चे हैं तो 60 बच्चों में से आप देखेंगे कि 30 बच्चे अच्छा कर रहे हैं और 30 बच्चे अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो आप उन 30 पे फोकस मत कीजिए जो ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं। मैं तो बोलूँगी आप उन 30 पे फोकस कीजिए और उनके अकॉर्डिंग सिलेबस ये कीजिए, डिज़ाइन कीजिए कि जो सबके लेवल के अकॉर्डिंग चले। क्योंकि हम उन 10 बच्चों को बहुत फोकस करते हैं जो बहुत अच्छे हैं। जो अच्छे हैं उनको क्या अच्छा बनाना है, उनको सिर्फ गाइडेंस दो कि हाँ बेटा अच्छा कर रहे हो, गुड, और अच्छा करो, तुम्हारे में और उम्मीदें हैं। लेकिन जो बच्चे अच्छा नहीं कर रहे उनको ये बोलो कि नहीं तुम तो नहीं करते थे, देखो अब तुम क्या कर रहे हो, वाव, दैट इज़ वाव। और जब आप वाव बोलते हो ना तो वो बच्चा कहीं ना कहीं अंदर से वाव हो जाता है और फिर उसकी इच्छा भी नहीं रही ना, तो उसको लगता है अरे मेरी टीचर को तो बहुत अच्छा लगा तो मैं अच्छा करता हूँ। कभी वो कहते हैं ना, कभी उनको ऊपर उठाओ, कभी उन्हें नीचे गिराओ। जहाँ ज़रूरत है उन्हें प्यार दो, जहाँ ज़रूरत है उन्हें मार दो। तो वो उस तरह से उन बच्चों को हैंडल कीजिए, मेरा ये मानना है। और कला शिक्षक के रूप में अपने आप को स्थापित कीजिए। एक वी नीड टू बिकम एन आर्ट एजुकेशनिस्ट। हमें क्वालिफिकेशन जो चाहिए होते हैं, तो मोस्टली हम लोग को जो क्वालिफिकेशन चाहिए होता है वो 4 इयर्स का डिप्लोमा भी चलता है। और अगर आपके पास 4 इयर्स का डिप्लोमा डिग्री है तो वेल एंड गुड है ही। GD आर्ट की GD आर्ट DPED, डिप्लोमा इन आर्ट एजुकेशन। उसके बाद ATD भी होता है महाराष्ट्र में, आर्ट टीचर डिप्लोमा। उसके बाद BFA होता है, BFA भी है, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। फिर MFA है, मास्टर्स ऑफ फाइन आर्ट्स। फिर राजस्थान में जो डिग्री को एक्सेप्ट किया जाता है वो MA की भी डिग्री एक्सेप्ट की जाती है, मास्टर्स इन आर्ट्स। सो अगर आपने MA भी कर रखा है और साइड बाय साइड कोई आर्ट का कोर्स भी कर रखा है तो फॉर बीइंग एन आर्ट एजुकेशनिस्ट इट इज़ फाइन, आप जा सकते हैं, आपके क्वालिफिकेशन आपकी डिग्री एक्सेप्टेड है वहाँ पे। लेकिन मोस्टली अभी जो 11th-12th का जो सिनेरियो है, 11th-12th में फ़ाइन आर्ट जो टीचर्स होते हैं उनके लिए जो ये क्वालिफिकेशंस तो महत्व रखती है। प्लस इसमें जैसे हम लोग जब कॉलेज जाते हैं, आर्ट कॉलेजेस जाते हैं, तो वहाँ पे हम फाउंडेशन ईयर करते हैं। फाउंडेशन में हम पेंटिंग, कमर्शियल आर्ट और स्कल्पचर, ऐसे तीनों फील्ड्स हैं हमारे पास। तो वैसे ही 11th एंड 12th में ये 3 फील्ड्स होते हैं जिसकी फैकल्टीज़ अलग अलग होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फाइंड आउट कि CBSE के कौन से स्कूल में ये तीनों फील्ड है और आपका स्पेशलाइजेशन कौन से फील्ड में। लाइक आपका अगर पेंटिंग में है, आपका अगर स्कल्पचर में है, तो आपको ये चेकआउट करना पड़ेगा कि कौन से स्कूल में कौन से फैकल्टी की वैकेंसी है। तो पहले हमें शुरू यहाँ से करना है। महाराष्ट्र में कला शिक्षक स्कूल में भर्ती बंद है, इसके बारे में क्या बताएंगे? बिल्कुल, कला शिक्षक एक्चुअली महाराष्ट्र का भी थोड़ा सा सिनेरियो अभी जो मैंने देखा यहाँ पे, तो यहाँ पे जो क्या कहते हैं हम, साइंस, मैथ्स, ये जो सब्जेक्ट्स हैं इनके ऊपर ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है। अगर आप बात करें CBSE स्कूल्स की, तो CBSE स्कूल्स ने तो मैंडेटरी कर रखा है, तो नाउ दे डोंट हैव एनी ऑप्शन कि आप आर्ट टीचर्स को भर्ती नहीं देंगे। बट अभी भी जैसे मुझे अभी 1 साल हो गया, मैंने वापस कम बैक किया है महाराष्ट्र में, और जब मैंने यहाँ का सिनेरियो देखा तो यहाँ पे कई आर्ट टीचर्स, उनको खुद को भी नहीं मालूम है कि 11th-12th में फ़ाइन आर्ट्स है। तो मैं बहुत सरप्राइज थी जब मैंने यहाँ आके देखा कि भाई यहाँ पे फाइन आर्ट्स टीचर्स को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता, लाइक 11th एंड 12th आई एम टॉकिंग, क्योंकि मैंने 11th-12th में जानकी देवी में पढ़ाती थी। तो मैंने जब यहाँ कम बैक किया तो आई वॉज लाइक कि मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द ब्रांडेड स्कूल्स हियर,
यहाँ के भी प्रिंसिपल्स को तक नहीं पता कि 11th एंड 12th में जैसे फिजिकल एजुकेशन होता है, थर्ड मतलब जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होता है उनके पास, वो फिजिकल एजुकेशन, फिर अपना कंप्यूटर साइंस होता है, CS होता है, फिर IP होता है। तो वैसे ही फाइन आर्ट इज़ वन मोर सब्जेक्ट विच इज़ लाइक 11th एंड 12th के लिए होता है। तो यहाँ पे वो सिनेरियो नहीं है, यहाँ पे फाइन आर्ट ये सब्जेक्ट भी होता है क्या, दे आस्क मी लाइक दैट। तो आई वॉज सरप्राइज कि यहाँ क्यों नहीं मालूम है। मैं वही कहना चाह रही हूँ कि आर्ट टीचर्स यू हैव टू बी अपडेटेड, आपको खुद को भी अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है, अपने राइट्स को लेकर के आपको फाइट करना बहुत ज़रूरी है। जब मैंने उन्हें पूरा दिखाया कि भाई 11th एंड 12th में आपके बच्चों के 100 on 100 आते हैं अगर, तो आपके बच्चे का सडनली जो क्या कहते हैं परसेंटेज लेवल है वो अचानक से हाइक कर जाता है। तब जाके यहाँ पे पता चला कि भाई कला शिक्षक, आर्ट टीचर 11th-12th में भी इम्पॉर्टेंट है। तो मैं यही कहूँगी कि बिल्कुल कला शिक्षक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और भर्ती बंद होना ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि मैं मानती हूँ कि कला बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, सिर्फ कलाकार बनने में नहीं तो बाकी सब्जेक्ट्स को भी अच्छे से समझने में। ऑनलाइन फाइन आर्ट करना चाहे तो गो सकता, ओके, ऑनलाइन फाइन आर्ट करना चाहे तो हो सकता है क्या मैम? मैम ऑनलाइन बिल्कुल हो सकता है। मेन ये मैम देखिए क्या होता है ना कि हमारे ऊपर हमें कौन सिखा रहा है वो बहुत मायने रखता है, क्योंकि टीचर, जैसे भी मैंने बोला, टीचर बहुत मायने रखते हैं आज के डेट में। हम मुझे बाकियों का नहीं मालूम, मैं मैथ से बहुत डरती हूँ, शायद मेरी मैथ्स टीचर बहुत स्ट्रिक्ट थी चाइल्डहुड में, इसीलिए मैं मैथ से डरती हूँ। तो इट डिपेंड्स ऑन द टीचर। एक टीचर आपको ऑनलाइन भी सही गाइडेंस देगा और एक टीचर आपको सामने बैठ के भी सही गाइडेंस नहीं देगा, तो कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन द टीचर। और दूसरा चीज़ बच्चे की थॉट प्रोसेस के ऊपर भी मैम डिपेंड करता है कि बच्चा उस चीज़ को कितना अंडरस्टैंड कर पाता है। सुजीत जी हेलो, आई होप मैंने आप सबके सवालों के करीब करीब ठीक ठाक उत्तर दिए होंगे। मैं जस्ट एक बार 12:10 हो चुके, अगर आप लोग को और भी कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने काफ़ी कोशिश करी कि मैं जितना आप लोगों को मोटिवेट कर सकूँ। बीइंग एन आर्ट टीचर, मुझे कलाकार से कला, जो मैं कला शिक्षक बनी, तो मुझे वो जर्नी काफ़ी अच्छी लगी, बहुत पॉजिटिव रही मेरे लिए, जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने क्राफ्ट नहीं किए थे, मैंने क्राफ्टिंग सीखी, तो मैंने हर चीज़ वो मैंने सीखी, एक बच्चे की तरह सीखी, जो आगे जाके मैं मेरे आगे जो मेरे पास जो स्टूडेंट्स आएंगे मैं उनको सिखा पाऊँगी। तो मैं डेफिनेटली चाहूँगी आप लोग कोशिश कीजिए कि आप इस क्या कहते हैं कलाकार के साथ साथ आप एक कला शिक्षक भी अच्छा बने और समाज को एक अच्छा सा मैसेज दें। सो आई थिंक कला चर्चा, बहुत बहुत धन्यवाद TC सर, कला चर्चा टीम, मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ आप सबको। आपने मुझे बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे मैं एक कला शिक्षक के तौर पे बोल पाई, कलाकार के तौर पे कई बार बात करी है, दूरदर्शन पे भी बात की है, एज एन एंकर काम किया, वो भी एक बड़ी अजीब सी जर्नी रही मेरी। राजस्थान ने ही मुझे वो एक प्लेटफॉर्म दिया था, वो मेरे लिए काफ़ी अच्छा रहा एक्सपीरियंस। अभी मुझे कला चर्चा ने भी एक क्या कहते हैं इसको स्टेज दिया जहाँ पे मैं अपने आप को एक्सप्लेन कर पाऊँ, जहाँ मैं बता सकूँ कि मैं एक कला शिक्षक के तौर पे मैंने मेरी जर्नी कैसी रही और मैंने उसको कैसे एंजॉय किया, और उसमें से मेरे हाथ से जो बच्चे निकले, मैं उनको जब देखती हूँ तो मुझे कितना पॉजिटिव फील होता है और कितनी एनर्जेटिक फील करती हूँ, और उसी एक एनर्जी को लेकर के जब मैं आगे दूसरे बच्चों को मोटिवेशन देती हूँ तो वो एक अलग ही मेरे लिए एक्सपीरियंस है। So Monica ji, definitely please connect with me. Definitely I'll try to speak more and more about this art culture, and we can like bring out, being an artist and being an art teacher, we will bring out something very very creative in this world and social society. So for today इतना ही था। धन्यवाद आप सबका, आप सब मुझसे जुड़े, और प्लीज़ आप सब कलाकार है, मैं अभी भी उम्मीद करती हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आपके अंदर का बच्चा मत मरने दीजिए कभी भी। कोई कुछ भी कहे, आप अपने आप को अपने आप की नज़र से देखें
और जो आप जिस बच्चे को पढ़ा रहे हैं या जिस किसी को भी आप सिखा रहे हैं उसको उसके नज़रिए से देखिए, अपना नज़रिया मत दीजिए उसे प्लीज़, ताकि वो एक खुशी और वो एक जो नयापन है उस बच्चे का, उस इंसान का कभी ख़त्म ना हो। आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ अब। थैंक यू सो मच। नमस्कार।